हाँ जी, गुड इवनिंग। बताओ, कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम? संरक्षक कौन था? चाचा मेरा को मारा, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? रणमल का प्रभाव बढ़ गया तो वापस किसको बुलाया गया? क्योंकि रणमल ने किसको मार दिया था? तो रणमल को किसकी सहायता से मारा गया? चुंडा ने राठौड़ों की कौन सी राजधानी पे कब्जा किया? जोधा ने कहा शरण ली? आंबड़ बांबड़ की संधि कब हुई? किस किस के बीच में भी? जोधा को वापस क्या दे दिया गया? क्या सीमा बना दी गई? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच में हुआ? महमूद खिलजी कहाँ का राजा था? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का। क्योंकि महमूद खिलजी ने मोगल के हत्यारों को। क्योंकि कुंभा ने महमूद खिलजी की विद्रोही उमर खान की सहायता की। उसने कहां पे कब्जा कर लिया था? सारंगपुर पे कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में कौन जीता? जीत के याद में क्या बनाया गया? नागौर के उत्तराधिकार के लिए कौन कौन लड़ रहे थे? कुंभा किसकी सहायता करता है? वो बगावत करके कहां चला जाता है? गुजरात का राजा कौन था? फिर कुंभा ने दोनों को एक साथ कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने कौन सी संधि की? क्योंकि दोनों कुंभा को हरा के मेवाड़ का। दोनों एक साथ कौन से युद्ध में हार के गए? सिरोही के कौन से राजा को हराया? कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का विजय स्तंभ के अन्य नाम बताओ। मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कितनी मंजिलें, किसमें मूर्तियां नहीं, किसके अंदर वास्तुकारों की मूर्तियां, क्या क्या नाम है उनके, और किसमें आपके अल्लाह लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, और इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? किसने करवाया? स्वरूप प्रशस्ति किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कुंभा की क्या क्या जानकारियां उसमें? विजय, साहित्य, निर्माण कार्य और जमस्टोड किससे तुलना करता है? फर्ग्यूसन किससे तुलना करता है? राजस्थान की पहली बिल्डिंग है जिस पर ये किस किस का प्रतीक चिन्ह है? 12वीं शताब्दी में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? जिजाशा बघेरवाल। किसके शासनकाल में? कितने मंजिल का है? किसको डेडिकेट किया गया? इसलिए क्या कहा जाता है? आदिनाथ स्तंभ। अच्छा, कुंभा ने कितने में से कितने किले बनवाए? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? वीर विनोद किसने लिखी? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? इसे मेवाड़ मारवाड़ का। इसका वास्तुकार कौन था? इसके परकोटे की लंबाई कितनी है? चौड़ाई में एक साथ कितने? अबुल फजल ऊंचाई के बारे में क्या कहता है? जमस्टोड इसकी तुलना किससे करता है? इसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वो किसका निजी आवास था? और उसे मेवाड़ की इसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? इसमें कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का और किसके समान दानवीर बताया गया? परमारों ने कौन सा किला बनवाया था? कुंभा उसका क्या करवाता है? किसकी मूर्तियां लगी हुई है उसमें? उन मूर्तियों को क्या कहा जाता है? सिरोही में एक और कौन सा किला बनवाया? मेरों पे नियंत्रण के लिए, भीलों पे नियंत्रण के लिए। कुंभ स्वामी के मंदिर कहाँ कहाँ बनवाए गए? कौन से भगवान जी के मंदिर है? शांतिनाथ जैन मंदिर का एक और नाम क्या है? चित्तौड़ में किसने ये मंदिर बनवाया था? वेलका भंडारी कुंभा का कौन था? रणकपुर जैन मंदिर कब बनाए गए? कौन सी नदी के किनारे बनाए गए? कौन से जैन व्यापारी ने बनवाए? इनका वास्तुकार कौन था? प्रमुख मंदिर कौन सा है? उसमें मूर्ति किसकी लगी हुई है और कितने पिलर है? इसलिए उसे क्या कहा जाता है? प्रशस्ति में कौन कौन दो आदमी अलग अलग बताए गए? मुद्रा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? कुंभा संगीतज्ञ था और क्या बजाया करता था? उसके संगीत गुरु कौन थे? उसकी पुस्तकों के नाम बताओ। सुधा प्रबंध, हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम। कामराज रतिसार कितने भागों में? संगीत राज कितने भागों में? 5 भागों के नाम बताओ। गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रस। कुंभा ने टीकाएं लिखी थी कौन कौन? जयदेव की कौन सी किताब पर? सारंगधर की कौन सी किताब पर? संगीत रत्नाकर। बाण भट्ट की कौन सी किताब पर? गीत गौंज वाली टीका का नाम क्या है? संस्कृत में कौन सा नाटक लिखा? कन्नड़ में कौन सा लिखा? मुरारी संगति। मराठी में कौन सा लिखा? नंदिनी वृत्ति। और मेवाड़ी में कौन सा लिखा? कान्य व्यास की बुक का नाम बताओ। एकलिंग महात्म्य का पहला भाग क्या कहलाता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? मेहा जी की बुक का नाम बताओ। कितने तीर्थों की जानकारी है? मंडन की किताबों के नाम बताओ। वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण, राज वल्लभ, रूप मंडन, कौदंड मंडन। कौदंड मंडन में क्या जानकारी है? रूप मंडन में क्या जानकारी है?
राजवल्लभ में कितने चैप्टर है, जिनसे क्या क्या चीजें पता चलती है, गांव, नगर, किले, महल, मंदिर और बाजार की। नाथा किसका भाई था, कौन सी बुक लिखी थी, गोविंद किसका बेटा था, कौन कौन सी किताबें लिखी, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि। सार समुच्चय क्या जानकारी देती है, कला निधि क्या जानकारी देती है, कुंभा के गुरुजी कौन थे, हीरानंद मुनि को क्या उपाधि दी गई थी, एक भट्ट कौन सा दरबार में था, जैन विद्वान कौन कौन थे, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी और भुवन कीर्ति। कौन सा टैक्स समाप्त किया था, कुंभा हिंदुओं की रक्षा करता है इसलिए क्या कहलाता है, वो संगीत नृत्य नाट्य की जानकारी रखता है। अभिनव भट्टाचार्य या वो साहित्य लिखता और लिखवाता है, वो पहाड़ के किले जीत लेता है, वो धनुष अच्छा चलाता है, वो विष्णु जी का भक्त है। परम भागवत और कौन से किले में हत्या की गई, कौन से कुंड के पास, किसके द्वारा हत्या की गई, उद्दाग और रायमल कौन कौन से युद्धों में रहता है, रायमल मालवा के कौन से राजा को रहता है, चित्तौड़ में शिव जी का कौन सा मंदिर बनवाता है, अद्भुत शिव कौन से मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाता है, उसकी बहन का नाम क्या था, कौन सा परगना दिया गया था, जावर में किसका मंदिर बनवाती है, किस में रुचि रखती थी वो, उसकी उपाधि कौन सी है, रानी का नाम क्या था, श्रृंगार कौन ने कहां पर बावड़ी बनवाई, गोसुंडी वाला अभिलेख कितने शताब्दी ईसा पूर्व का है, कौन से वंश की जानकारी देता है, कौन से राजा की, कौन से यज्ञ की, किसकी पूजा की, वासुदेव और संकर्षण। इस प्रकार ये भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का। और इस अभिलेख को क्या कहा जाता है, हाथीबाड़ा। और इस जगह क्या कहा जाता है, ओबदीवड़। इस अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था, यदि बातें बड़ी। चलो बिना राजा चेंज किए इसी में एक हेडिंग डालो, राजा मत चेंज करना, लिखो पृथ्वीराज। लिखो यह रायमल का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ रायमल। यह रायमल का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ रायमल। यह रायमल का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ रायमल। बड़ा अच्छा योद्धा हुआ, बड़ी तेज गति से आक्रमण किया करता। कहते हैं एक बार इसने अपने टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा, कौन सी जगह है, पहले दिन टोडा अटैक करता, अगले दिन तक ये जालोर पहुंच गया था। कहां पहुंच गया था, यदि तेज गति से आक्रमण करता है, लगता है इसे उड़ता ही रहता है, तो नाम ही पड़ गया उड़ना राजकुमार। क्या नाम पड़ गया, सुबह टोडा और शाम को कहां पे, जालोर। कदे एस फूलते कदे, देखो इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। क्या कहा जाता है इसको, उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था तारा। क्या नाम था, वो अजमेर के किले में रहती थी, इसलिए अजमेर के किले को बोलते हैं तारागढ़। क्या बोलते हैं, देखो इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन तारा, इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन तारा, अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ गया। अजमेर फोर्ट वाज नेम्ड एज तारागढ़। अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ गया। अजमेर फोर्ट वाज नेम्ड एज तारागढ़। अजमेर किले का नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। इसकी एक बहन थी, उसका नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था, आनंदाबाई की शादी सिरोही के एक राजा के साथ की हुई थी, राजा का नाम था जगमाल देवड़ा। क्या नाम था, सहसमल देवड़ा पढ़ते हैं, तो सिरोही वाले कौन थे, देवड़ा थे। तो जगमाल देवड़ा के साथ शादी की। जगमाल देवड़ा उस आनंदाबाई को परेशान करता था, तो उसने अपने भाई को मैसेज किया कि भैया ये मुझे परेशान करते रहते हैं, कहते हैं तुम 4 व्हीलर नहीं लेके आई। तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। पृथ्वीराज वहां गया, उसने जाके जगमाल देवड़ा कोने में लेके दम खाया, थप्पड़ मारूंगा दीदी कुछ कह दिया है तो। जगमाल देवड़ा को डर लगता था डाकिया आदमी कूट जाए, तो जगमाल देवड़ा ने कहा सॉरी ब्रो, आइंदा से इस प्रकार की कोई बात है नहीं। पर बड़ा ह्यूमिलेट फील किया जगमाल देवड़ा ने, क्या साड़ा आके धमका के चला गया घर पे। अगले दिन जब पृथ्वीराज वहां से आने लगा,
तो जगमाल देवड़ा ने कहा अरे रास्ते में क्या खाओगे, इनको नाश्ता तो लेके जाओ। उसने लड्डू दिए साथ के अंदर, उन लड्डुओं में जहर मिला था, मर गया। तो पृथ्वीराज को पृथ्वीराज के जीजा जी ने मार दिया था जहर देके। बाद में पृथ्वीराज का अंतिम संस्कार किया गया कुंभलगढ़ के किले में। कहाँ किया गया? तो पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? हिंदू मुसलमानों में किसी की डेथ होती वहां बनते मकबरे, हिंदुओं में डेथ होती वहां क्या बनाते? छतरियां। तो पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है? लिख लो, छतरी कुंभलगढ़। छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़। कोई पूछेगा रुना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है, तो कहां पर है? कुंभलगढ़। 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? कॉस्टम लिख लो भाई, 12 पिलर्स, 12 खंभे। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभे, 12 पिलर्स। बिना राजा चेंज किए हेडिंग और डालो, लिखो जयमल। राजा मत चेंज करना, देखो जयमल। देखो यह भी रायमल का बेटा था, ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। देखो यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against Solankis. यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against Solankis. यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against Solankis. यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। किस खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। हुआ यूं था, अपने टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा। कौन सी जगह? टोडा का एक राजा था, उसका नाम था सुल्तान सोलंकी। क्या नाम था? अजमेर से मुसलमानों का हमला हुआ, सुल्तान सोलंकी से टोडा छीन लिया गया। तो सुल्तान सोलंकी बेरोजगार, तो सुल्तान सोलंकी टोडा से निकल के चला गया मेवाड़। मेवाड़ का राजा रायमल। राजा कौन है? जिसने रायमल को जाकर भाई रायमल जी मेरे टोडा पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, मेरे को रहने की जगह दो। तो रायमल ने इसको मेवाड़ में रहने की जगह दे दी। अब सुल्तान सोलंकी सोच रहा है कि मेरे को वापस मेरा राज्य प्राप्त करना। राज्य कौन सा है? टोडा। पर वो जानता था कि यार अकेले मेरी पार पड़ेगी नहीं, यार क्या किया जाए। सुल्तान सोलंकी की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था तारा। क्या नाम था? बेहद सुंदर राजकुमारी थी, कई राजकुमार और राजाओं से शादी करना चाहते थे। तो सुल्तान सोलंकी ने घोषणा की कि तारा की शादी उससे करूंगा जो मेरे को क्या जीत के देगा? टोडा। ये बात रायमल जी को पता चली। रायमल जी ने अपने बेटों को बुलाया। रायमल जी के 13 बेटे थे। कितने बेटे थे? 13। ये पृथ्वीराज, जयमल, ये 13 थे। इनको बुलाया, इनको बुलाकर भाई मार्केट में ऑफर आ रखा है, टोडा जीतो और तारा से शादी करो। कौन करेगा? जयमल ने हाथ खड़ा किया। जयमल ने कहा मैं कर लूंगा। रायमल जी ने सुल्तान सोलंकी का भाई मेरा बेटा जयमल तुम्हें टोडा जीत के देगा और तुम उसकी शादी किसके साथ कर देना? तारा। सुल्तान सोलंकी ने कहा सगाई तो आज ही पक्की। तो जयमल की सगाई किसके साथ कर दी गई? तारा। भाई बात कर ली, भाई हाँ ठीक है कर देंगे, सगाई का मतलब बात कर दी कि कर देंगे। अब जयमल तैयारियां कर रहा है इधर कि भाई अपने को युद्ध करना है, युद्ध करके क्या जीतना है अपने को? टोडा। चलिए अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाए, घोड़ों को दौड़ाए। युद्ध से पहले घोड़ों को तैयार करते, घोड़े को दौड़ा के एकदम तैयार रखते कि वरना अचानक घोड़ा युद्ध में जाकर खड़ा हो गया तो घोड़ों को दौड़ाए। एक दिन कोई शाम का सा टाइम और सारे दोस्त साथ में बैठे, एक किसी दोस्त ने यूं जयमल को छेड़ दिया और जयमल भाभी जी से बातचीत होती है कि नहीं होती? जयमल ने कहा नहीं। तो क्या बात करता है, इंस्टा पे भी कोई? उसने कहा नहीं तो। अरे कि यार मॉडर्न जमाना है यार, आजकल तो लोग मिल लेते हैं, तू बात ही नहीं करता है, पर ये तो बहुत गलत बात है। तो जयमल को उन्होंने चढ़ाया। तो जयमल उन सोलंकियों के घर पे चला गया और सोलंकियों को जाकर आगे मुझे किससे मिलना है? तारा से। सोलंकियों ने कहा कि जयमल जी अभी तो तारे आसमान वाले देख लो, हमारे यहाँ शादी से लड़की से मिलने का कोई रिवाज नहीं। जयमल ने कहा अरे ये ठीक बदतमीजी है, एक तो मैं तुम्हारा जवाई हूं और जवाई से ऐसे बातचीत करते हैं क्या? और फिर तुम मेरे खुद का राज्य में बैठे हो, मेवाड़ मेरे बाप का राज है, और तुम मेरे से इस प्रकार की बात करते हो? मैं मिलूंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले? सोलंकी ने कहा जवाई साहब चुपचाप चले जाओ, महंगा पड़ जाएगा। जयमल ने जिद की, सोलंकी ने मार दिया। हमने लिखा अभी देखो, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, बस ऐसे ही मरा था जैसे अभी। मैं ऐसे लिखवाना नहीं चाहता जी, लड़की के काम आ गया था। बेइज्जती होती है ना पुरुषों को बचाने के लिए, लड़कों तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं इस प्रकार लिखा देता हूँ ये लाइन, है ना। अब ये बात दूसरे दिन रायमल जी को पता चली। सोलंकी ने रायमल जी को मैसेज किया कि भाई आपका जयमल आगे कल बदतमीजी कर रहा था और बदतमीजी कर हमने मार दिया। रायमल जी ने कहा कोई बात, महिलाओं के मामले में जो बदतमीजी करे उसका यही हाल किया जाना था।
और रायमल जी ने कहा भाई अब बाकी बेटों को बुला के पूछा, अब बताओ तुम में से। इस बार पृथ्वीराज ने हाथ खड़ा किया। पृथ्वीराज ने कहा मैं उस दिन हाथ खड़ा कर रहा था, पर जयमल जल्दी हाथ खड़ा कर गया था। फिर पृथ्वीराज ने टोडा जीता, टोडा जीत के तारा से शादी की। तारा को अजमेर के किले में रखता था, इसलिए अजमेर के किले का नाम जोड़ी कड़िया। अगला राजा लिखो सांगा। नाम तो संग्राम सिंह था, पर संग्राम सिंह आपने ने क्या कर लिया, सांगा। कुंभकर्ण का कुंभा, संग्राम सिंह का संगा, ऐसे छोटे कर लिया करते। लख सिंह का लखा। तो नाम क्या है, सांगा। देखो यह भी रायमल का बेटा था। ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। ये सारे भाई हैं, सांगा, जयमल, पृथ्वीराज। यह भी रायमल का बेटा था। ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। अब जो 13 थे ना रायमल के, उनमें 3 ये मुख्य हैं, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और ये तीनों शक्तिशाली, बराबर के शक्तिशाली, और तीनों डेली लड़े कि अपने पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल जी ने बुलाकर, मेरी नजरों के सामने तो ये बात मत किया करो कि पापा मरते ही राजा कौन बनेगा। इसका मतलब तुम वेट ही कर रहे हो कि मैं मरूं और तुम क्या बनो, यार बन जाना यार मेरे मरने के बाद। लेकिन तीनों भाई माने। तो इनके एक अंकल हुआ करते, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था। तो सारंग देव जी ने इनको एक दिन कहा कि चित्तौड़ से थोड़ा दूर एक माता जी का मंदिर था, उस मंदिर में एक महिला पूजा करती थी, और वो जो महिला पूजा क्या करती, वो भविष्यवाणियां भी क्या करती, हाथ देख के बता देती भविष्य क्या है। तीनों को लेके गए इनके अंकल सारंग देव जी, और उस बूढ़ी महिला को जा कहा कि माई तू इनके हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा कौन बने। बुढ़िया सियाणी थी बेचारी। उसने कहा कि क्या करोगे पूछ के, तुम्हारे बाप के मरने के बाद एक को तो राजा बनना ही है। मैं आज नाम बता दूंगी तो बाकी दोनों के मन में आएगा कि हम राजा नहीं बनेंगे, फालतू में खटास आएगी भाइयों भाइयों के मन में, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार बाहर निकली, बताती है कि नहीं बताती, फिलोसफी झाड़ रही है फालतू की। अब तलवार से तो भाई सबको डर लगे, और बुढ़िया ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये जो बाकी दो इनमें से बता। अब बेचारी डरते डरते उसने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा। और भाई जैसे कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज जयमल दोनों टूट के पड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा की आंख फोड़ दी एक। लेकिन वो सारंग देव जी बीच में आए, वो बूढ़ी महिला बीच में, सांगा का निकल यहां से। सांगा जैसे तैसे करके वहां से निकलता है। राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है सेवंत्री। कौन सी जगह, कहां पर पड़ता है सेवंत्री गांव। यहाँ पे एक रूपनारायण जी महाराज का मंदिर था। किसका मंदिर था, भगवान विष्णु का रूपनारायण जी का मंदिर था। वहां पर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ है, मारवाड़ का एक तीर्थ यात्री, उसका नाम है बिद्दा जेतमालोत। क्या नाम है, बिद्दा जेतमालोत। क्या नाम दोहराता होता है, मारवाड़ का तीर्थ यात्री है, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ है, एक मंदिर में रुका हुआ है। कौन से गांव में, सेवंत्री। सेवंत्री कहां पड़ता है, कौन सा यात्री रुका हुआ है, सांगा। वहां उसके मंदिर तक आया, मंदिर तक आया, और उसने बिद्दा जेतमालोत कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़े हो यार, बचाओ यार मेरे को। तो उसने कहा देख और तो कोई तरीका नहीं है, एक काम कर, तेरा घोड़ा थक गया होगा, तू हमारा घोड़ा ले यहाँ से निकल जा, और तेरे भाई आएंगे तब हम उनको रोक लेंगे, और कैसे न कैसे करके इतने में तू आगे निकल ही जाएगा। तो सांगा वहां घोड़ा लेता है, घोड़ा चेंज करता है, अपना घोड़ा छोड़ता है, वो घोड़ा लेके वहां से निकल जाता है। इतने पीछे पीछे पृथ्वीराज जयमल आ गए। उन्होंने सांगा घोड़ा देखा तो उन्होंने पूछा बिदा जेतमल से, भाई बंदा आया था किधर गया। तो नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया था। अरे कैसे नहीं आया, घोड़ा खड़ा है उसका यहाँ पर। तो उनके बीच में थोड़ी बहस होती है, तो बिदा जेतमल उनसे लड़ाई कर लेता है पृथ्वीराज जयमल से। हालांकि वो लड़ाई में वहां मारा जाता है, और वो इतनी देर तक रोक लेता है पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा वहां से आराम से निकल गया था। कुल मिला के वहां सांगा की जान यदि कोई बचाता तो कौन बचाता है, कौन बचाता है, बिदा जेतमल। कौन से गांव में, है ना। फिर जब सांगा आगे चल के राजा बनता है तो फिर उस बिदा जेतमल के बेटों को बुला के मेवाड़ में सामंत बनाता है। वो कहता है आज मैं यदि सीट पे बैठा हूं तो इसका एकमात्र कारण है, उस दिन किसने सिर कटवा लिया था अपना, सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सट है। चित्तौड़ का नाम था चित्रकूट। क्या नाम था, सांगो भोगे चित्रकूट। भोगना मतलब राज करना, भोगना मतलब सांगो भोगे चित्रकूट। सांगा कहाँ राज कर रहा है, चित्रकूट। चित्रकूट मतलब चित्तौड़। सिर बिद्दा सटे, सटे मतलब होता है बदले में, सटे मतलब गांव में अदला बदली को बोलते हैं आटो साटो। अदला बदली कोई बात होती है क्या बोलते हैं, आटो। सिर मतलब सिर, बिद्दा ने सिर कटवाया, उसके बदले में सांगा कहां पर राज कर रहा है, चित्तौड़। तो उस बिद्दा का पूरा नाम क्या था, देखो सेवंत्री नामक गांव में, इट्स विलेज नेम्ड सेवंत्री। सेवंत्री नामक गांव में, इट्स विलेज नेम्ड सेवंत्री। बिद्दा जेतमालोत ने सांगा की उसके भाइयों से रक्षा की थी। बिद्दा जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा फ्रॉम हिज ब्रदर्स। बिद्दा जेतमालोत ने सांगा की उसके भाइयों से रक्षा की थी। बिद्दा जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा फ्रॉम हिज ब्रदर्स।
विद्याजेत मालोत ने सांगा की उसके भाइयों से रक्षा की थी। विद्याजेत मालोत प्रोटेक्टेड सांगा फ्रॉम हिज ब्रदर्स। विद्याजेत मालोत ने सांगा की उसके भाइयों से रक्षा की थी। फिर सांगा यहां से निकलता है और अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है श्रीनगर। कौन सी जगह है? श्रीनगर। और वहां पर एक बंदे थे, उनका नाम था करमचंद पंवार। क्या नाम था? करमचंद पंवार। इन करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी। कौन से गांव में? श्रीनगर। कौन से गांव में? श्रीनगर। श्रीनगर कहां पड़ता है? अजमेर। लिख लो करमचंद पंवार या लिखो श्रीनगर के करमचंद पंवार ने, करमचंद पंवार ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने, करमचंद पंवार ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू सांगा। सांगा को शरण दी थी, गेव शेल्टर टू सांगा। सांगा को शरण दी थी, गेव शेल्टर टू सांगा। किसको शरण दी थी? सांगा। किसने शरण दी? करमचंद। करमचंद पंवार ने किसको शरण दी थी? सांगा। अब भाई इधर सांगा करमचंद पंवार के पास श्रीनगर बैठा है चुपचाप। इधर समाचार मिले कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। समाचार मिलेगी पृथ्वीराज को जगमाल देवड़ा ने जहर दे के मार दिया। सांगा के दो भाई खिलाफ थे, जयमल भी मर गया और पृथ्वीराज भी मर गया। अब सांगा ने वापस एंट्री मारी। रायमल जी अब तक जीवते बैठे। अब रायमल का एक ही जो ढंग का बेटा है वो बैठा है, वो कौन है? सांगा। तो रायमल के मरने के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? सांगा। लिखो रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, फिर रायमल ने भी घोषणा कर दी भाई अगला किसको बनाना है? सांगा। रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, सांगा मेवाड़ का राजा बना। सांगा बिकेम किंग ऑफ मेवाड़। सांगा मेवाड़ का राजा बना। सांगा बिकेम किंग ऑफ मेवाड़। सांगा कहां का राजा बना? जब सांगा राजा बनता है ना मेवाड़ का, मैंने आपको बताया उत्तर भारत में अपने तीन बड़ी रियासतें हुआ करती मेवाड़ के अलावा। एक थी दिल्ली। दिल्ली में उन दिनों राजा हुआ करता, उसका नाम था सिकंदर लोदी। कौन राजा था? कोई पूछेगा कि सांगा के राज तिलक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। एक रियासत कौन सी हुआ करती? मालवा। उन दिनों मालवा का जो सुल्तान हुआ करता उसका नाम था नासिर शाह। क्या नाम था? कि सांगा जब राजा बना मेवाड़ का, तब मालवा का सुल्तान कौन था? तो कौन था? नासिर शाह। एक रियासत कौन सी हुआ करती? गुजरात। और गुजरात का जो उन दिनों सुल्तान हुआ करता वो था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? महमूद बेगड़ा। बड़ा डाकी टाइप का आदमी था, सुबह सुबह उठते नाश्ते में एक बकरा खाया करता था। महमूद बेगड़ा। तो दिल्ली का सुल्तान कौन है बताओ देखे? कौन है? सिकंदर लोध। मालवा का कौन है? और गुजरात का कौन है? महमूद बेगड़। कब? जब सांगा राजा बनता। लिखो राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन। डैश लगा के ऐसा उतार लोगे समझ जाओगे ना कौन, या पूरा लिखवाऊं दिल्ली का राजा यह था, पल्ले पड़ी जाएगी। उतार लो डैश लगा के, ऐसा कैसा उतार लो। ये बस इतना सा एक एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैंने लिखवा दिया कि सांगा जब राजा बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोधी। तो दिल्ली पूछ रखा था, मालवा गुजरात भी अपने याद कर ले। उद्धार मतलब दोबारा बनाने, एक प्रकार से पुनर्निर्माण है, शब्द ही है वैसा पुनर्निर्माण। मतलब क्या क्या बताओ? दिल्ली का सुल्तान कौन है? सिकंदर लोधी। मालवा का नासिर। गुजरात का, बाद में सांगा की इन तीनों रियासतों से लड़ाई हुई। दिल्ली से भी लड़ा वो, मालवा से भी लड़ा और गुजरात, पर तीनों में इनसे नहीं लड़ा।
इनके आगे वाले जो आए थे ना उनसे लड़ाई हुई थी। जैसे उसकी दिल्ली वालों से लड़ाई होती है, उसका दिल्ली वालों से युद्ध होता है खातोली का युद्ध। कौन सा होता है? खातोली कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है। कहां पड़ती है? कोटा। लिखो देखो, खातोली का युद्ध, बैटल ऑफ खातोली। दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी के बाद में जो बना था वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी से उसकी लड़ाई नहीं हुई, इब्राहिम लोदी से उसकी लड़ाई होती है। कौन सा युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी से उसका? खातोली। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। उतार लिया। देखो इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। एक बार तो इब्राहिम लोदी हार के भाग गया भाई, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको लगा कि यार वन मोर ट्राई, क्या पता इस बार पार पड़ जाए। इस बार वापस होता है बाड़ी का युद्ध। कौन सा होता है? बाड़ी पड़ता है अपना धौलपुर में। कहां पड़ता है? धौलपुर। अगले ही साल वापस आ गया वो तो। कौन सा युद्ध? दूसरा बाड़ी का युद्ध। कब हो रहा बाड़ी का युद्ध? 1518। किस किस के बीच? सांगा और इब्राहिम। लिख लो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। मतलब सांगा ने दिल्ली वाले कौन से सुल्तान को हराया? इब्राहिम लोदी। कितने युद्धों में? दो। कौन कौन से? खातोली और बाड़ी। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर। खातोली कब हुआ? 1517। बाड़ी कब हुआ? 1518। तो दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? हालांकि सांगा राजा बना तब तो दिल्ली में कौन है? सिकंदर लोदी। लेकिन हराया किसको था? इब्राहिम। अब मालवा वालों की बारी है। चलो आगे बोले। देखो गागरोन का युद्ध, झालावाड़ में एक जगह पड़ती है अपने गागरोन। अगले ही साल बैटल ऑफ गागरोन। गागरोन झालावाड़ में पड़ती है, झालावाड़ के टच में लगता है मध्य प्रदेश। तो बताओ मालवा वालों के साथ हो गया, गुजरात से होगा? मालवा भाई, गुजरात तो साइड में रह गया, मालवा झालावाड़ के पास में लगता है। और इस दिनों जो मालवा का राजा था उसका नाम था महमूद खिलजी सेकंड। कौन था? कुंभा के टाइम तो कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। अब कौन बना हुआ है? महमूद खिलजी सेकंड। कहां का राजा बना हुआ है? मालवा। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड कहां का राजा है? मालवा। लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। मालवा बड़ी रियासत थी, क्यों लड़े? दिल्ली तब इतनी शक्तिशाली नहीं थी, दिल्ली कमजोरी है। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। एक नंबर लगा के लिखो। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार। एक कारण यह था कि मालवा और मेवाड़ वालों में लंबे टाइम से बनती नहीं थी। देख लो कुंभा लड़ा था, फिर रायमल की फिर इनसे लड़ाई हो गई थी, दुश्मनी चली आ रही थी, इस बार वापस लड़ ली। देख लो, मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। देयर हैड बीन ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Mewad and Malwa for a long time.
एक कारण सुनना, देखो मालवा में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है चंदेरी। जगह का नाम क्या था? और वहां चंदेरी का जो बंदा है, सामंत है, उसका नाम है मेदिनी राय। क्या नाम है? मालवा में एक जगह है चंदेरी, चंदेरी का सामंत कौन है वहां का? मेदिनी राय। मेदिनी राय इतना शक्तिशाली हुआ कि ये मालवा का प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया मालवा का? पहले चंदेरी जैसी छोटी सी जागीर है, लेकिन धीरे धीरे यूं शक्ति बटोरता बटोरता मालवा क्या बन गया? प्रधानमंत्री। और इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री कि जब जी में आए तब तो मालवा में किसी को राजा बना दे, जी में आए तब उसको हटा दे। कुंभा के टाइम में महमूद खिलजी फर्स्ट, सांगा के टाइम में महमूद खिलजी सेकंड। इनके बीच में जितने भी राजा है वो सारे मेदिनी राय की कठपुतली है। जब जी में आती तब मेदिनी राय उसको बनाता, फिर उसको हटा के उसके भतीजे को बनाता, फिर उसको हटा के पहले वाले के बेटे को बना देता। मतलब कठपुतलियां थे, पपेट्स थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं थे। महमूद खिलजी सेकंड को भी यदि किसी ने राजा बनाया, सुल्तान बनाया, तो बनाने वाला कौन है? अब मेदिनी राय चाहता कि महमूद खिलजी सेकंड भी वही काम करे जो मैं चाहता हूं, पर महमूद खिलजी सेकंड शक्तिशाली हो गया, इसलिए उसने मेदिनी राय की बात माननी क्या कर दी? बंद। तो इनमें राजा और प्रधानमंत्री में आपस में बननी क्या हो गई? बंद। तो मेदिनी राय पहले तो मालवा की राजधानी में रहता था, मालवा की राजधानी थी मांडू। कौन सी थी? मांडू। पर बाद में उसे लगा राजधानी में रहने का मतलब क्या, राजा से तो अपनी बनती नहीं है, और राजधानी में रहेंगे तो कल को राजा अपने को पीट देगा यार, राजा मार देगा अपने को। तो ये चुपचाप वापस आ गया अपने चंदेरी। कहाँ गया? महमूद खिलजी बड़ा नाराज हो। क्या हो, कुछ कह रहे हो तुम? क्या है? ऑनलाइन वालों में क्वेश्चन है तो समाचार है? दीपावली की छुट्टियां भाई आपके 9 तारीख से 15 तारीख तक। जुम्मे जुम्मे 9 दिन हुए हैं तुम्हें आए, उसमें तुम तालियां बजा रहे हो, ओ छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, है ना? ये जानकारी इसलिए दे दी जाती है कि भाई टिकट करवा ले, है ना? भाई स्टूडेंट कहते रहते हैं कि सर हमें रिजर्वेशन करवाना है। हालांकि मैं तो कल ये क्लास में आंसर रहा था कि आपको कम से कम ये तो पता है कि रिजर्वेशन भी होता है ना? मैं स्टूडेंट लाइफ में कभी रिजर्वेशन में बैठा हुआ, मैं जब पढ़ाने लग गया था उसके बाद मैं, मुझे यही पता था भाई ट्रेन में जाने का मतलब ये होता है कि आप जाओ प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट लो और चढ़ जाओ, ट्रेन आएगी बाद में, उसमें डब्बे होते हैं, उन डिब्बों के अंदर जाके चढ़ जाओ, सीट मिल जाए तो बढ़िया, वरना टॉयलेट के आसपास तो जगह खाली पड़ी है, वहां तो खड़े हो ही सकते हैं, वहां तो अपने को रोकने वाला कोई भी। बस वाला मुझे पता था बस में जाना है तो बस में जाके बैठ जाओ, कंडक्टर आएगा तब उससे क्या ले लेंगे। तो सिंपल सा फंडा जाना करते थे हम तो। दिवाली होली के आसपास में जब गांव जाते तो हमें पता था कि बस फुल भरी हुई मिलेगी, तो अपने केबिन में कहीं जाके बैठना पड़ेगा, जो जैसा जुगाड़ होगा उस हिसाब से कर लेंगे, चले जाएंगे। वो मैं जब पढ़ाने लग गया तो मुझे जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास लेने के लिए जाना पड़ता। एक दिन मैंने कहा कि यार वो जोधपुर जाना है और कल तो बस में जाऊंगा, बस कितने बजे मिलेगी? तो किसी ने मुझे कहा ट्रेन में जाओ यार, जोधपुर ट्रेन का साधन बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा यार वो ट्रेन में तो कई बार सीट ही नहीं मिलती। नहीं मिलती मतलब? तुम रिजर्वेशन नहीं करवाते? ये क्या है? ये वाला बता दो तू मुझे पहले। उन्होंने कहा यार पहले रिजर्वेशन करवा जा सकता है, मतलब मैं आज, जैसे मैं 3 दिन बाद में जाऊंगा आज करवा सकता हूँ, उनका 2 महीने पहले करवा सकते हो। वो करो करो अभी करो। फिर अपने को पता चला कि इसमें रिजर्वेशन होता है, फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा इसमें तो और अच्छे रिजर्वेशन भी होते हैं। और जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे अपने पैसों की लगा दी, अब डंकी वाले में जाएंगे। तुम यार बड़े अच्छे बच्चे हो जिनको अभी भी पता है कि क्या होता है रिजर्वेशन, और तुम करवा सकते हो। तो तुम 9 तारीख को छुट्टियों पर जाओगे और 15 को वापस। कब से कब तक छुट्टियां तुम्हारी? 7 दिन। कितने दिन की होगी? तो 5 दिन तो दिवाली का त्योहार ही होता है, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। एक दिन जाने का, एक दिन आने का। ठीक है, तो चंदेरी का कौन था बताओ? मैं जानता। असली बात तो ये है ना भाई साहब, इसके बिना छुट्टियों का कोई मतलब है नहीं। तो मेदन राय की और महमूद खिलजी की बननी क्या हो गई? बंद। तो अब मेदन राय कहां जाए भाई? तो मेदन राय आ गया सांगा के पास। किसके पास आ गया? और सांगा ने उसको रहने की एक जगह दे दी, गागरोन। कौन सी दे दी? उसको लगा चंदेरी रहूंगा तो महमूद खिलजी अटैक करेगा, तो उसको रहने के लिए क्या दे दिया? गागरोन। तो अब गागरोन किसका दिया हुआ है? मेदन राय को। और मेदन राय की किससे नहीं बनती? तो महमूद खिलजी ने कहा तू गागरोन नहीं भले पाताल लोक चला जा, ढूंढ के मारूंगा। इसलिए महमूद खिलजी ने मेदन राय को मारने के लिए कहां पर अटैक कर दिया? गागरोन। कहां पे कर दिया? गागरोन। तो मेदन राय ने सांगा को कहा कि भाई तूने मेरे को गागरोन भेजा था, कि महमूद खिलजी तो मेरे को पीटने के लिए कहां आ रहा है? गागरोन। सांगा ने कहा तुम वही खड़ा रहा, 10 मिनट में आ रहा है तेरा भाई। सांगा किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया है? मेदन राय की तरफ से। और बाद किससे लड़ता जाके? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी और सांगा के बीच में लड़ाई का कारण मेदनी राय है। लड़ाई कारण कौन है? जो कि कहां का सामंत है? किसने शरण दे दी उसको?
सांगा ने किसके खिलाफ और कौन सा किला दे दिया? लिख लो, तीसरा कारण लिख लो। सांगा ने महमूद खिलजी के विद्रोही मेदनी राय को शरण दी थी। मेदनी राय के कोष्टक में चंदेरी लिखना, मध्य प्रदेश में जगह। सांगा ने महमूद खिलजी के विद्रोही मेदनी राय को शरण दी थी। सांगा गेव शेल्टर टू मेदनी राय, रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही मेदनी राय को शरण दी थी। कोष्टक में लिखना चंदेरी, मेदनी राय को शरण दी थी। सांगा गेव शेल्टर टू मेदनी राय, रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड, गेव शेल्टर टू मेदनी राय, रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड, तथा इसे गागरोन का किला दे दिया था। एंड गागरोन फोर्ट वाज गिवन टू हिम, तथा इसे गागरोन का किला दे दिया था। एंड गागरोन फोर्ट वाज गिवन टू हिम, तथा इसे गागरोन का किला दे दिया था। एंड गागरोन फोर्ट वाज गिवन टू हिम। कौन सा किला दे दिया था? तो तीन कारण, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, लंबे टाइम से दोनों में बनती नहीं, पर लंबे टाइम से नहीं बनती, पर अभी क्या कारण इस वजह से लड़ ली? तो अभी क्या कारण आपका? मेदिन राय। कहां का मेदिन राय? चंदेरी। किसका विद्रोही है? महमूद खिलजी का। शरण कौन दे रहा है? सांगा। कौन सा किला दे रहा है? गागरोन। इसलिए युद्ध कहां पर हो रहा है? लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए। इस युद्ध में भी सांगा जीत गया। सांगा वोन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा जीत गया। सांगा वोन दिस बैटल। सांगा का एक सेनापति था, उसका नाम था हरिदास चारण। क्या नाम था? ये महमूद खिलजी भाग रहा था, हरिदास चारण पकड़ लाता है इसको। सांगा दरबार में बैठा, हरिदास चारण पकड़ के लेके आया। सांगा ने पूछा, अरे कौन है, किसको पकड़ लाया? उन्हें सर वो महमूद खिलजी भाग रहा था, मैं पकड़ लाया। और शाबाश मेरे चीते, मैं तुम्हें गांव में 12 गांव गिफ्ट में देता हूँ। कितने गांव दान में देता? तो कितने गिफ्ट में गांव दिए थे? किसको, क्यों दिए? लिख लो। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किया था। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किया था। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किया था। अतः सांगा ने उसे 12 गांव दिए थे। तो सांगा गिफ्टेड हिम 12 विलेज। अतः सांगा ने उसे 12 गांव दिए थे। सो सांगा गिफ्टेड हिम 12 विलेज। अतः सांगा ने उसे 12 गांव दिए थे। तो सांगा गिफ्टेड हिम 12 विलेज। कई दिन तो महमूद खिलजी को यहाँ बिठा के रखा, फिर महमूद खिलजी ने हाथ जोड़े कि काली गांव तेरी, इस बार धूड़ खाई, दोबारा धूड़, इस बार मिट्टी खाई, धूड़ खाई, आगे से धूड़ खाऊंगा। तो सांगा ने कहा बात छोड़ दे, तो बाद में छोड़ दिया था। तो महमूद खिलजी बेचारा चुपचाप चला गया। इधर गुजरात वालों से लड़ाई होगी। गुजरात वालों के जो राजा था उसका नाम था मुजफ्फर शाह। क्या नाम था? उसके साथ जो लड़ाई हुई, इस युद्ध का नाम है ईडर का युद्ध। क्या नाम है? ईडर पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पड़ता है? लिख लो, बैटल ऑफ ईडर। सांगा वर्सेज मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह कहां का है? गुजरात। तो दिल्ली वालों से इसकी दो लड़ाई होती है, खातोली और बाड़ी। मालवा वालों से एक युद्ध होता है इसका गागरोन, और गुजरात वालों से इसका युद्ध होता है ईडर। दिल्ली में से लड़ रहा था इब्राहिम लोदी, मालवा में लड़ रहा था महमूद खिलजी सेकंड, और ईडर में कौन लड़ रहा है? मुजफ्फर शाह। लिखो, लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। एक तो वही घिसा पिटा लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। चलो सोच के एक बताना, गुजरात और मेवाड़ की भी लंबे टाइम से नहीं बन रही, कौन सी रियासत को लेके? नागौर। किसको लेके? क्योंकि कुंभा का कहना था कि शम्स खान को मैंने बनाया तो टैक्स मुझे दे, और शम्स खान भाग के किसके पास चला गया था? गुजरात वालों के पास। इसलिए वो कहते थे गुजरात हमारे अंडर है। तो कौन सी रियासत को लेकर दुश्मनी थी? देखो, नागौर को लेकर मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात रिगार्डिंग नागौर।
नागौर को लेकर मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात फॉर ए लॉन्ग टाइम रिगार्डिंग नागौर। नागौर को लेकर गुजरात तथा मेवाड़ में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात फॉर ए लॉन्ग टाइम रिगार्डिंग नागौर। एक ये भी था कि सांगा जब इससे लड़ रहा था, मालवा से, किससे लड़ रहा था? तो गुजरात वाले मालवा का सपोर्ट कर रहे थे। मुजफ्फर शाह जो है महमूद खिलजी सेकंड का क्या कर रहा था? सपोर्ट। सांगा ने कहा मैं बताता हूँ, एक बार इधर से निपट लूं मैं, फिर बताता हूँ तुम्हें। लिखो तीसरा, सांगा के खिलाफ गुजरात मालवा की सहायता कर रहा था। गुजरात वॉज हेल्पिंग मालवा अगेंस्ट सांगा। सांगा के खिलाफ गुजरात मालवा की सहायता कर रहा था। गुजरात वॉज हेल्पिंग मालवा अगेंस्ट सांगा। सांगा के खिलाफ गुजरात मालवा की सहायता कर रहा था। पर ठीक है, ये कारण थे, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1520 में ईडर के अंदर लड़ाई होगी? तो लिखो तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। तो तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। कौन सी रियासत के उत्तराधिकार के चक्कर में लड़ पड़े थे? जैसे कुंभा और जो गुजरात वाले किसके चक्कर में लड़े थे? नागौर। इस बार सांगा और गुजरात वाले कौन सी रियासत के चक्कर में लड़ पड़े? ईडर। अब सुनना देखो एक बार, ध्यान देना। क्या था ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष? ईडर में दो भाई राजा बनना चाहते हैं। एक भाई का नाम है भारमल, एक भाई का नाम है रायमल। कौन कौन दो है बताओ देखे। ये ईडर अब तो गुजरात के अंदर ही एक जगह पड़ती है, किसी टाइम में गुजरात से अलग एक रियासत हुआ करती। दो राजा बनना चाहते हैं, कौन कौन है बताओ? भारमल और रायमल। भारमल मुजफ्फर शाह से सहायता मांगता है। किससे सहायता मांगता है? मुजफ्फर शाह कहाँ का राजा है? गुजरात। मुजफ्फर शाह के पास गया और मुजफ्फर शाह को जाका, भाई तू मेरी क्या कर सहायता। मुजफ्फर शाह को लगा ठीक है, पास की किसी छोटी रियासत में मेरे फेवर का बंदा बना रहे, ठीक है। अपने आज भी हर देश चाहता है कि उसके पास पड़ोस में उसकी फेवर की गवर्नमेंट बनी रहे। हम हमेशा चाहते हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में ऐसी गवर्नमेंट बने जो भारत को सपोर्ट करे। ऐसी गवर्नमेंट नहीं बने जो पाकिस्तान को या चाइना को सपोर्ट कर जाए। पहले राजा भी ये चाहा करते थे। तो भारमल किसके पास चला गया? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह ने भारमल की सहायता की और भारमल को कहां का राजा बना दिया? कुल मिला किसको हटा दिया? रायमल। रायमल भाग गया है सांगा के पास। रायमल किसके पास है? रायमल की शादी हो रखी थी यहाँ मेवाड़ में, सांगा की बेटी के साथ रायमल की शादी हो रखी थी। तो रायमल आया और उसने कहा भाई मेरे को ससुर जी उधर से हटा दिया। सांगा ने कहा मैं चलता हूँ। तो सांगा किसकी सहायता करने के लिए गया? किससे लड़ने के लिए? भारमल। भारमल को सहायता कौन कर रहा है? मुजफ्फर शाह। तो भारमल ने मुजफ्फर शाह कहा कि भाई तू बना के तो गया था पर इधर पंगा हो गया। और रायमल किसको बुला के लेके आ रहा है? मुजफ्फर शाह ने कहा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरा भाई तेरे पीछे खड़ा है, मैं इधर आ रहा हूँ, तू वहीं खड़ा रहे। तब दोनों इकट्ठे हो गए, भारमल और मुजफ्फर शाह। सांगा ने दोनों को सल्टाया एक साथ। तो इधर की लड़ाई में कौन कौन भाई भाई लड़ रहे हैं बताओ? भारमल और रायमल। मुजफ्फर शाह किसका सपोर्ट कर रहा है? सांगा किसका? तो कोई पूछेगा सांगा तथा गुजरात कौन सी रियासत के उत्तराधिकार की वजह से लड़ पड़े थे? कुंभा तथा गुजरात कौन सी रियासत के कारण लड़े थे? नागौर। कौन सी कारण? ऐसे उतार लोगे पूरी लाइनें लिखो, उतार लो। जैसे इधर का उत्तराधिकार संघर्ष, सिंपल दो नाम लिख लो इसमें कि कौन कौन लड़े आपस में। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में? ईडर। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। कुल मिला के सांगा ने ईडर का राजा किसको बनवा दिया? रायमल। हालांकि रायमल थोड़े दिनों बाद मर जाता है। फिर भारमल सांगा के पास आया, इसने कहा भाई रे अब तो मर गया, अब तो बना दे। तो रायमल के मरने के बाद सांगा ने किसको राजा बना दिया था? पर सांगा ने कहा जो भी बनेगा बनेगा वही जो मेरा फेवर करेगा।
जो मेरी तरफ आएगा वो बनेगा, मुजफ्फर शाह की तरफ जाएगा उसको मैं बनने नहीं दूंगा। तो सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्धों में रहे? खातौली और बाड़ी। उसने मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में रहा? घाघरों। उसने गुजरात के मुजफ्फर शाह को कौन से में रहा? कुल मिला के उत्तर भारत में मेवाड़ के अलावा 3 बड़ी मुस्लिम रियासतें हैं, दिल्ली, मालवा, गुजरात। सांगा के जब जी में आता तब उनको उठा उठा के मारता। इसका मतलब उत्तर भारत का निर्विवादित रूप से सबसे बड़ा राजा कौन था? कौन था? इधर दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी अफगान है। इब्राहिम लोदी कौन है? अफगान, अफगानिस्तान का था, अफगान था। इसके पिताजी का नाम है सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के पिताजी का नाम था बहलोल लोदी। कौन थे ये? अफगानों के 3 राजा बने, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अफगानों में एक सिस्टम है कि अफगान ये मानते हैं कि हम सब बराबर है, हमें कोई छोटा या बड़ा, ठीक है, हमारा राज आ गया तो एक राजा बनेगा, पर वो ये नहीं कि बाकी पे हुक्म चलाता फिरे, वो भी हमारे बराबर है। इसलिए बहलोल लोदी ने जब अफगानों का राज्य स्थापित किया तो बहलोल लोदी तो बेचारा बाकियों की इतनी बातें मानता था कि वो कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा। वो हमेशा अफगानों के नीचे ही बैठता था, साथ में बैठता था, और बाकियों से कहता ठीक है मैं राजा बन गया पर मैं तुम्हारे बराबर ही हूँ, बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो। कई बार तो उसको बाकी अफगान इतना डराते थे कि वो रोने लग जाता था कि मैं हट जाऊंगा, ऐसे मत करो प्लीज, डराओ मत मेरे को। क्योंकि बहलोल लोदी एकदम वो ग्राउंड से आया था कि भाई अफगानों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के कब्जा किया था। अब बहलोल लोदी का बेटा राजा बनता है सिकंदर लोदी। कौन बनता है? वो सिंपल आदमी नहीं, वो राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा। तो उसने कुर्सी पर बैठना शुरू किया कि सिंहासन पर बैठूंगा। अफगानों को यह भी बड़ा बुरा लगता है कि सिंहासन किस बात का है, नीचे बैठते हैं सारे। उसने कहा चलो मैं सिंहासन बैठता हूँ, तुम भी कुर्सियां लगा लो, मैं थोड़ा ऊंचा बैठ जाऊंगा और तुम इधर बैठ जाओ। सिकंदर लोदी के टाइम में ठीक ठाक आ गया। अब सिकंदर लोदी के बाद कौन बना? इब्राहिम। उसका तो बाप भी राजा था, दादा भी, 3 पीढ़ियों से राजशाही देख रहा था, उसमें एटीट्यूड पूरा था। उसने कहा खाली मैं बैठूंगा, तुम खड़े रहो। इसलिए अफगान इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा परेशान थे। अफगानों को लगता था ये हमारा ईगो हर्ट कर रहा है बंदा, इस प्रकार की बातें इसको करनी नहीं चाहिए। तो उसके 2 चाचा उससे बड़े नाराज चल रहे हैं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन है? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। और वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। उनको लगता है यार कल का छोरा हमें आगे खड़ा रखता है, खुद सीट पर आगे बैठता है, पर उनकी पार नहीं पड़ रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उधर मध्य एशिया में थोड़े शक्ति संतुलन, जो पावर ऑफ बैलेंस है, तो बैलेंस ऑफ पावर है, वो वहां पे गड़बड़ा रहा है। उज्बेकिस्तान एक देश है, नाम सुना है? उज्बेकिस्तान नाम सुना होगा। उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद। उन दिनों राजधानी क्या हुआ करती? समर। अब तो चेंज है, पहले वो समरकंद उस समय मुख्य उनका शहर हुआ करता, समरकंद राजधानी उनकी। समरकंद का राजा बनना चाहता है एक आदमी, उस आदमी का नाम है बाबर। क्या नाम है? वो मुगल है। वो कौन है? मुगल। मंगोल मंगोल थे, मंगोल 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 करते करते वो शब्द क्या बन गया? मुगल। और बाबर कहां का राजा बनना चाहता है? समरकंद। पर उसका चाचा राजा बन गया। कौन बन गया? तो उसने बाबर को कूट पीट के निकाल दिया। तो बाबर अफगानिस्तान से भाग के आ गया, सॉरी उज्बेकिस्तान से भाग के आ गया अफगानिस्तान। कहां पर आ गया? और काबुल के पास में बैठ के अपना टाइम पास कर रहा है। बेचारा वापस जाए उज्बेकिस्तान की तरफ, समरकंद की तरफ, अपने चाचा को हराने के लिए, लेकिन उनका चाचा उसको मारपीट करके वापस भगा दे। थोड़े दिनों बाद वापस जाए, वापस भगा दे। फाइनली बाबर को यह समझ में आ गया कि उज्बेकिस्तान की तरफ जाने का कोई भी फायदा, पर अब कहां जाए? काबुल तो पहाड़ियों का इलाका, वहां तो खाने पीने का भी इतना कुछ सिस्टम नहीं। तो उसको लगा मैं इंडिया पर अटैक करता हूं और कम से कम खाने पीने का तो जुगाड़ करूं। अफगानिस्तान के बाद भारत शुरू हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो तब भारत ही हुआ करता। तो उसने अपने पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, इस पर 4 अटैक किए। कौन से पंजाब पर? भाई पंजाब के 2 टुकड़े हो गए ना, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब पाकिस्तान। अपने पास आधा ही नहीं, 1/4 अपने पास, 3/4 पाकिस्तान। पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिला पंजाब का। पंजाब पानी वाली जगह अपने, पंजाब में खेती अच्छी होती, इसलिए बाबर काबुल से आता, पंजाब पर अटैक करता, किसानों से फसलें वसलें छीन के और वापस भाग जाता, हाथों तो वापस भाग जाया करता। ऐसे उसने 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? बैठा कहां पर है वो? काबुल। कहां पर बैठा है? काबुल। बनना राजा कहां का चाहता? वो समरकंद, लेकिन समरकंद में उसकी पार पड़ती नहीं है। तो अटैक कहां पर कर रहा? वो इंडिया। ये बात पता चली इब्राहिम लोदी के दोनों चाचाओं को, दौलत खान लोदी और आलम खान। ये दोनों यहां से चला के गए काबुल, और काबुल जाके बाबर को कहा क्या रे बाबर, छोटे छोटे अटैक करता है, हाथ लगा लगा के वापस भाग के आता है, थोड़ी हिम्मत रख, थोड़ा आगे बढ़, हिंदुस्तान पूरा पड़ा है, दिल्ली पर कब्जा कर, आगरा पर कब्जा कर। तो बाबर ने कहा यार उधर इब्राहिम लोदी बैठा है, वो कूट देगा तो मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। उसने कहा इब्राहिम लोदी कुछ ही नहीं करेगा। कैसे कुछ नहीं करेगा? उसने कहा हम दोनों इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, हम बुलाने आए, हम इब्राहिम लोदी के साथ नहीं, हमारे जैसे कई और है जो उसके साथ में नहीं। तो बाबर का हौसला बढ़ा, बाबर इस बार पंजाब क्रॉस कर लेता है।
जब तक वो पंजाब पर अटैक कर रहा था इब्राहिम लोदी ने लोड लिया नहीं, और लोड लेता तो भी इब्राहिम लोदी था शक्तिशाली था नहीं, करता गया। पर अब जब पंजाब क्रॉस कर इब्राहिम लोदी को लगा पंजाब क्रॉस करने के बाद तो दिल्ली आने में बीच में एक ही राज्य है हरियाणा, पंजाब क्रॉस करे हरियाणा, हरियाणा से क्या जाएगा दिल्ली। और इन लोदियों के पास दो बड़े सेंटर, एक तो दिल्ली और एक आगरा। कौन कौन से? तो यार दिल्ली आ जाएगा, अपना एक सेंटर चला जाएगा। तो इब्राहिम लोदी उधर दिल्ली से क्रॉस करता है, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली से हरियाणा आता है, बाबर पंजाब से हरियाणा आता है। रास्ते में दोनों एक जगह मिलते हैं, पानीपत। कहा मिलते हैं? और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1526। कब की बात है? और बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है। दिल्ली का पहला राजा, सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, वो कौन था? अब राजा लड़ता हुआ मारा ही गया, तो दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किसने कर लिया? बाबर। चेंज हो गया। पहले दिल्ली आगरा में इब्राहिम लोदी था, सांगा उसको जाके 2 बार हरा के आ गया था। कहां कहां पे? खातोली और बाड़ी। पर इब्राहिम लोदी तो मर गया, अब नया कौन आ गया? अब बाबर दिल्ली आगरा आ गया, तो बाबर का भी जी चला, बाबर को लगा मैं राजस्थान की तरफ जाऊं। सांगा कहता है कि नहीं, राजस्थान मेरा, तो इधर आने की आवश्यकता नहीं। तो अब वापस दिल्ली से लड़ाई होगी, पर अब दिल्ली का राजा चेंज, और दिल्ली का राजा कौन है? बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आने का प्रयास किया। वो दिल्ली से भी राजस्थान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, आगरा से भी राजस्थान की तरफ आने का प्रयास करता है। आगरा से जब राजस्थान की तरफ आते हैं, अपने आता भरतपुर। भरतपुर में अपने किला था बयाना। कौन सा किला था? तब भरतपुर नहीं हुआ करता था, बयाना होता था। इसलिए बाबर कहां पर कब्जा कर लेता है? कहां कब्जा कर लेता है? जब उसने बयाना पर कब्जा किया, तो सांगा को लगा ये किधर, ये नाथी का बाड़ा थोड़ी है तुम इधर आ जाओगे। और राजा बयाना हमारा है, तुम बयाना में घुस नहीं सकते। इसलिए सांगा बयाना का किला छुड़वाने के लिए जाता है। किससे? तो सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होगा? कौन सा युद्ध होगा? बयाना। लिखो। समझ गए ना बात तो सारी आप? आगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो भी सारी बातें जो मैंने बोली वहां लिख लोगे, पर अपने यहां लिखने के काम की नहीं है, तो इसलिए मत लिखो बोले। बैटल ऑफ बयाना, भरतपुर में अपने बयाना जगह, यहां पर युद्ध होता है वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन बाद। किस किस के बीच में? सांगा और बाबर। किस किस के बीच में हो रहा है बताओ? सांगा और बाबर। कौन से किले को लेकर लड़ाई होने वाली? बयाना किले पे कब्जा किसने कर रखा है? बाबर। और बाबर ने एक किला अपने एक बंदे को दे रखा, उस बंदे का नाम है मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम है? तो मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि ये किला छीनने के लिए कौन आ रहा है उधर से, सांगा। तो उसने, बाबर बैठा है आगरा। बाबर कहां पर बैठा है? उसने आगरा मैसेज किया बाबर को, भाई बाबर ये किला तू मेरे को दे के गया था, पर सुना यार सांगा नाम का कोई बड़ा राजा इधर आ रहा है। उसने कहा चिंता मत कर, तू अपने किले के अंदर है, मैं सेना और भेज रहा हूँ। और बाबर ने अपना एक सेनापति और भेज दिया, उस सेनापति का नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? तो बयाना की रक्षा के लिए पहले से तो कौन बैठा हुआ है वहां पर? मेहंदी ख्वाजा। एक और सेनापति कौन आया किससे लड़ने के लिए? सांगा ने दोनों को एक साथ धोया। देखो, इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। दिस टाइम बयाना फोर्ट वॉज अंडर कंट्रोल इन मेहंदी ख्वाजा। इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। दिस टाइम बयाना फोर्ट वॉज अंडर कंट्रोल इन मेहंदी ख्वाजा। बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। दिस टाइम बयाना फोर्ट वॉज अंडर कंट्रोल इन मेहंदी ख्वाजा। देखो, सुल्तान मिर्जा बाबर का सेनापति था। सुल्तान मिर्जा वॉज कमांडर ऑफ बाबर। सुल्तान मिर्जा बाबर का सेनापति था। सुल्तान मिर्जा वॉज कमांडर ऑफ बाबर। सुल्तान मिर्जा बाबर का सेनापति था। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई? सांगा की जीत हुई। अब सांगा कौन से किले पर कब्जा कर गया? बयाना। कहां पे कब्जा कर गया? जब बयाना पे कब्जा किया तो बाबर की आंखें खुली, और बाबर को लगा कि अब वो बयाना पे कब्जा कर गया, और अब सांगा ने कहा इस बार अब पूरा खत्म ही करो रे किस्सा, आगरा पे करते हैं। कहां कब्जा करते हैं?
उधर इब्राहिम लोदी मर गया था, बाबर के खिलाफ लड़ता हुआ। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है महमूद लोदी। कौन है? महमूद लोदी। महमूद लोदी सांगा के पास आ गया और उसने सांगा को आखा कि भाई पहले अपनी नहीं बनती थी आपस में, पर अब अपने दोनों का दुश्मन एक है। हमारा दुश्मन भी बाबर, तेरा दुश्मन भी। जिन लोगों के दुश्मन एक होते हैं वो आपस में क्या बन जाते हैं? अच्छे। दुश्मन का दुश्मन क्या है? दोस्त। लोदियों का दुश्मन कौन? बाबर। बाबर का दुश्मन कौन? सांगा। तो सांगा किसका दोस्त हो गया? तो सांगा ने महमूद लोदी का ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ, मिलके लड़ेंगे, आगरा पे कब्जा करेंगे, इस बाबर को मारेंगे और मैं तुम्हें वापस क्या दिलवा दूंगा? तुम्हारा आगरा। इसलिए महमूद लोदी या अफगान जो है वो भी किसके साथ आ गए? सांगा। बाबर को लगा यार दोनों मिल गए और दोनों मिलके बड़ा गठबंधन बना लेंगे तो मेरे को मारेंगे, ये दोनों मिलके कुछ बड़ा करे इससे पहले मैं इनको रोकने की कोशिश करूं। तो अब बाबर उधर आगरा से निकला है। बाबर कहां से निकला है? आगरा। इधर ये लोग बयाना से आगे बढ़े। रास्ते में एक जगह पड़ती है खानवा। कौन सी जगह है? इस बार बाबर और सांगा कहां पर आमने सामने हो रहे हैं? खानवा। इस युद्ध के 1 महीने बाद आमने सामने हो रहे हैं। देखो खानवा का युद्ध। बैटल ऑफ खानवा। देखो 15 मार्च, 17 मार्च, सॉरी 17 मार्च 1527, भरतपुर में खानवा नाम की जगह। पहले वाले के ठीक 1 महीने बाद यहां पर आमने सामने हो रहे हैं वो लोग। कौन कौन आमने सामने हो रहे हैं? सांगा और। ये बड़ी लड़ाई थी। लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। एक तो वही लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, कर ही रहे हैं। बाबर भी उधर से आगे आना चाहता, ये कर ही रहा है। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इधर बयाना का किला पहले बाबर के पास था, लेकिन अब कब्जा कौन कर गया इस पे? सांगा। लिख लो, सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। अच्छा, सांगा जब चित्तौड़ से निकला था ना, तो बाबर ने 2 जगह कब्जे कर रखे हैं, एक तो दिल्ली और आगरा। सांगा के दिमाग में दोनों जगह हमला करेंगे अपने, तो वो खुद तो आगरा की तरफ गया क्योंकि बाबर कहां बैठा है? आगरा। और उसने अपनी एक सेना दिल्ली की तरफ भी भेजी। वो जो दिल्ली की तरफ सेना गई ना, उसने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर कब्जा किया। कितने गांव पे? मतलब उन 200 गांवों से टैक्स पहले कौन लेता था? दिल्ली। लेकिन अब वहां से टैक्स कौन लेगा? सांगा। दिल्ली के आसपास का इलाका था, इसको बोलते सल्तनत। क्या बोलते? सुल्तानों का इलाका था, इसलिए क्या बोलते? सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के कितने गांवों पर कब्जा कर लिया? देखो, सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के कितने गांवों पर अधिकार कर लिया था? मैंने अभी बताया कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई किसके पास आ गया था? सांगा। इब्राहिम लोदी के भाई का नाम क्या है? महमूद लोदी। क्या नाम है? और ये कौन थे भाई महमूद लोदी? ये लोदी कौन होते थे? अफगान। कौन होते थे? इसका मतलब सांगा किसके साथ गठबंधन कर रहा है? किसके साथ? अफगान। किसके खिलाफ? बाबर। वो इस बात से भी नाराज है कि तू अफगानों का साथ दे रहा है। लिख लो, देखो सांगा अफगानों के साथ गठबंधन कर रहा था। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान। सांगा अफगानों के साथ गठबंधन कर रहा था। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान। सांगा अफगानों के साथ गठबंधन कर रहा था। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान। कोष्टक में लिख लो महमूद लोदी, ताकि याद रहेगा अफगानों में भी कौन आया था उसके पास। कौन आया था उसके पास? महमूद लोदी। किसका भाई है महमूद लोदी? तो इब्राहिम लोदी मर गया तो उसको भाई का बदला लेना आपने। तो सांगा किसके साथ गठबंधन कर रहा था? किसके साथ? अफगानों के साथ। अफगानों के साथ अपना गठबंधन मतलब पूरा है। अभी हमने गठबंधन करके अफगानों के साथ पाकिस्तान को हरा दिया। मैच रहा है अभी क्रिकेट का।
तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत ही तैयार कर रहा है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में ही रहती है, अफगानिस्तान नहीं जाती। तो अफगानिस्तान में कहां खेले, वहां कोई बम फेंक जाए तो उनको अपने स्टेडियम दे रखे हैं, देहरादून, नोएडा, ये अपने यहीं पे रहते हैं अफगानिस्तान वाले, यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पर खेलते हैं। उनके सारे कोच सारे देख लो अपने वाले ही है। लालचंद राजपूत उनका कोच है, अजय जडेजा आजकल उनका मेंटोर बना हुआ है, सारे के सारे अपने वाले ही है। और अपने जानबूझ के मैच रखा चेन्नई, मैच कहां रखा, क्योंकि चेन्नई के पीछे स्पिनरों को मदद करती है, स्पिन बॉलिंग को मदद। इसलिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान बापड़ा चीख चीख के कह रहा था कि हम चेन्नई में नहीं खेलेंगे, हम चेन्नई में नहीं खेलेंगे, हम अफगानिस्तान से चेन्नई में मैच मत रखो और कहीं रख दो। हमने कहा बस डर गए, और ये हमारी मर्जी है, हमारे देश में वर्ल्ड कप, हम जहां चाहे मैच रखेंगे, जहां चाहे मैच नहीं रखेंगे। तो पाकिस्तान के पहले से दिमाग में था कि चेन्नई में हार जाएंगे, चेन्नई में हार जाएंगे, चेन्नई में हार जाएंगे। इसलिए बापड़े इतने संभल संभल के खेले कि बाबर आजम 74 रन भी 92 गेंदों में बना के गया, और पूरी बैटिंग में उसने 4 चौके लगाए। कितने चौके लगाए, केवल 4। भाई आप 50 से ज्यादा बना रहे हो, 75 रन बना के जा रहे हो, चौके कितने हैं? इसलिए डरा हुआ था कि आउट नहीं हो जाए, आउट नहीं हो जाए, आउट। डरे डरे खेले, इसलिए बापड़ों से रन ही कितने बने, 282। वो कूट गए 2 ही आदमी, 2 ही आउट हुए उनके, बाकी 2 तो आउट ही नहीं हुए। इस बार हमने फिर अफगानों से गठबंधन किया बाबर को हराने के लिए। है ना? तो बाबर से जब भी हमारी लड़ाई होगी तो हमारे साथ कौन आएंगे, अफगान आएंगे भाई साहब। और मैं तो आज ही को एक मीम देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो बड़ा जोरदारी मीम बना रखा कि अफगानिस्तान वालों का एक मीम है, उसमें अफगानिस्तान को बोल रहा है नूर अहमद बॉलिंग कर रहा है, पीछे जो उनका विकेट कीपर गुरबाज, वो गुरबाज विकेट कीपिंग कर रहा है, बाबर आजम बैटिंग कर रहा है। तो नूर अहमद बॉल फेंकता है, ऑफ स्टंप की तरफ बॉल है, बाबर आजम बैट को मारता है, लेकिन बैट के टच भी नहीं होते। विकेट कीपर पकड़ता है, फिर पकड़ करता है, कमॉन बॉय, कमॉन कमॉन, आउट नहीं करना, आउट नहीं करना, मैडम निकालना है। किसको आउट नहीं करना, ओवर क्या निकालना है, मेडन। तब मुझे याद आया कि गांव में है ना, जब क्रिकेट खेला करते थे तो सामने वाली टीम का एक कोई बंदा होता जो रन बनाता नहीं था, इसलिए सारे कहते इसको आउट मत करना, इसके बाद अगला आएगा वो तो रन बना लेगा, तो इसको तो बॉल साइड साइड में फेंकते रहो, साइड साइड में, विकेट के ऊपर कोई भी बॉल फेंकनी नहीं। और अपने गांव का एम्पायर खड़ा रहता, वो यदि आउट हो भी जाता होगा तो नॉट आउट, नॉट आउट, नहीं, नो बॉल है, नो बॉल, नहीं लगी। इसको तो और क्लब, मगर यार ये तो बाबर आजम की गजब बेइज्जती है बापड़े की, कि अफगानिस्तान वालों ने कहा तू तो खेलता रहे, क्योंकि तेरे से रन तो बनेंगे। और वो तो यदि बाबर आजम आउट नहीं हो तो पाकिस्तान के रन 250 बने। वो आउट हुआ तब लास्ट में बेचारे इफ्तिखार ने आके उन्होंने थोड़े तेज रन बनाए तो 282 पहुंच गए। तो जब भी बाबर को हराना है तो गठबंधन किससे है? याद रह जाएगा आपके। चलो अब इस बाबर की बात करें, वो बाद में, अब इधर आ जाना वापस। बाबर अपनी एक बुक लिखता है, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैंने खानवा के युद्ध क्यों लड़ा। बाबरनामा वास्तव में एक डायरी है, बाबर डेली मेंशन करता है, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, सारी बातें लिखता है। तो बंदा जब डायरी लिखता है तो उसमें अपनी बातें बताता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों किया था, क्या रिजल्ट निकला, इस प्रकार की बातें भी होती है। तो बाबर ये लिखता है अपनी डायरी में कि मैं जब काबुल था, मैं जब कहां पर था, काबुल, मैं जब काबुल बैठा था तो सांगा का एक आदमी मेरे पास आया। किसका आदमी? और उसने आगे कहा कि भाई बाबर, मैं सांगा का आदमी हूं और भारत में इब्राहिम लोदी हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम इब्राहिम लोदी से परेशान हो गए, प्लीज बाबर हमारा साथ देने के लिए आ, इब्राहिम लोदी को मार, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो बाबर कहता है मुझे भारत बुलाने वाला कौन था? सांगा। मैं इसके बुलाने पर भारत में आया था, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ा था, लेकिन इस सांगा ने मेरे को बुला तो लिया, लेकिन जब मैं इंडिया आ गया इसने अपनी सिम चेंज कर ली, इंस्टाग्राम फेसबुक मेरे को ब्लॉक कर दिया, और इसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। कहने का मतलब है इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने मेरी सहायता, बुलाया इसने और फिर सहायता नहीं की। मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ, इसने वादा तोड़ा, प्रॉमिस तोड़ा, मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। हालांकि बात पूरी झूठी है, क्योंकि इस बाबर को बुलाने वाले थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। फिर एक बार बात मान भी लेंगी, क्या पता सांगा ने भी आदमी भेजा हो, तब लगता है कि यार सांगा कम से कम इब्राहिम लोधी के लिए तो नहीं भेजेगा। इब्राहिम लोधी को उसने गेंद बना रखी थी, है ना, खातोली। और है ना, आपने कभी सोच के देखना, है ना, हिस्ट्री केवल फैक्ट का खेल नहीं है। आप सोचो, खातोली का युद्ध कहां पर है? कोटा। बाड़ी का युद्ध कहां पर है? धौलपुर। बाड़ी आगरा से 60 किलोमीटर है, 60-70 किलोमीटर का गैप है आगरा की और बाड़ी के बीच। लोदियों की राजधानी है आगरा। लोदियों की राजधानी क्या है? इब्राहिम लोदी की राजधानी कौन सी है? आगरा। सांगा की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़।
सांगा चित्तौड़ से बाड़ी जाके इब्राहिम लोदी को कूटता है, मतलब उसके घर में घुस के। आप आगरा के पास जाके मार रहे हो। ये नहीं कि इब्राहिम लोदी चित्तौड़ पर अटैक करने यार सांगा ने हरा दिया, ना ना, सांगा गया है। उसने कहा मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। जब राजधानी के पास ही चला गया तो इब्राहिम लोदी बेचारा सामने आया, उसने कुट पीट के निकाला उसे वहां से। इसका मतलब इब्राहिम लोदी तो सांगा के सामने कुछ भी, तो यार कम से कम लप्पू से इब्राहिम लोदी के लिए तो सांगा बाबर को बुलाएगा नहीं। लेकिन फिर भी उसने लिखा था, हम एक कारण ये भी मानते। लिखो पांचवा कारण, पांचवा चौथा है, जो भी है लिख लो। देखो बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था। सांगा इनवाइटेड बाबर टू इंडिया। सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था। सांगा इनवाइटेड बाबर टू इंडिया। लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की, बट डिड नॉट हेल्प हिम अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की, बट डिड नॉट हेल्प हिम अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की, बट डिड नॉट हेल्प हिम अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की। ये तो युद्ध के कारण है, ठीक है। अब बयाना का युद्ध आपका 16 फरवरी, खानवा का बोना आपका 17 मार्च। एक महीने का टाइम है बीच में। एक महीने तक उधर से सेना इधर आई, इधर से सेना उधर गई, आगे आमने सामने पड़े। थोड़ी दूर इधर बाबर की सेना पड़ी है, थोड़ी दूर इधर किसकी सेना पड़ी है, सांगा। अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं दोनों। बाबर ने अपनी तैयारियां की और जैसे मान लो 17 मार्च को युद्ध करना है, 16 मार्च वाले दिन बाबर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आगे सैनिकों, कल हम इस सांगा से लड़ने के लिए जाएंगे, इस सांगा के घमंड को चूर चूर कर देंगे। हाउस द जोश। सबने कहा लो सर। सैनिकों ने लड़ने से क्या कर दिया, बाबर ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लड़ना चाहते। अच्छा, बाबर के सैनिकों के नहीं लड़ने के पीछे 2-3 कारण है। एक कारण तो यह था कि बाबर जब काबुल से अपनी सेना लेकर रवाना हुआ था, तो इससे पहले वो पंजाब पर 4 अटैक कर चुका था और पंजाब पर वो केवल पैसे लूट के वापस भाग जाया करता था। तो इस बार भी वो यही कह के लाया था कि देखो पंजाब में थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, इस बार अपने दिल्ली और आगरा चलेंगे, वहां थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, पैसे लेके अपने के आ जाएंगे वापस। इसलिए उसके साथ सैनिक आए थे। लेकिन जब वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा करता तो उसे भयंकर धन मिला, भयंकर धन मिला। इसलिए बाबर वापस गया नहीं, यही रह गए। जबकि दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी इसलिए लाए थे कि तू वहां कब्जा करके हमें दे देना। लेकिन बाबर ने कहा ना ना ना, मैं रखूंगा। पर बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए, दोबारा उस लिचड़ खाने में हम जाएंगे। भूख मर गए, वहां चने खा खा के टाइम पास कर रहे थे। यहाँ दिल्ली और आगरा में रुपए, इतने रुपए मिले थे बाबर को दिल्ली आगरा में कि उसने काबुल के हर आदमी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो भयंकर धन मिला, तो उसने जाने से क्या कर दिया, मना। अब राजा तो ठीक है जाने से मना कर देगा, पर फौजियों ने कहा कि सर हमारे वहां से संदेश से आते हैं, है ना, घर में एक बूढ़ी माँ वाली हालत हो रखी यार, और हमें वापस जाना यार, तेरे चक्कर में हम यहाँ पर बैठे में। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण यह था कि मुसलमान राजाओं में एक अच्छी बात यह थी कि वो सामने वाले दुश्मन की पूरी जासूसी करवाते। तो जब बाबर ने सांगा की जासूसी करवाई तो पता चला कि आज दिन तक सांगा के सामने जो कोई आया है उसको इसने भगा भगा के मारा है। फिर और पता चला कि सांगा जब बाबर से लड़ने गया तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके 80 घाव थे। कितने घाव थे? तो सैनिकों ने उसको कहा कि जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है भाई साहब। इसमें तेरा घाटा उसका, उसके क्या बिगड़ना है भाई साहब, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो उसको मृत्यु का कोई भय, वो साक्षात यमराज हो चुका है खुद। इसलिए वापस चल लेते हैं वरना ये मारेगा। बाबर ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपने को नहीं हरा सकता, इसने इन छोटे छोटों को हराया होगा, अपने को नहीं हरा सकता। बाबर के सैनिकों ने कहा बाबर फालतू की बात नहीं करनी। बाबर ने कहा हम मुगल है, हम कैसे हार सकते हैं। उसने कहा ये मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा भी मुगल ही है और इनका वीडियो पड़ा है हमारे पास, महीने भर पहले इसने धोतियां खोल ली थी इनकी। सुल्तान मिर्जा ने कहा प्लीज वीडियो डिलीट करवा दो, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो बाबर को लगा मरा दिया फौजी, और बात भी सही थी, फौजियों की जेन्युइन बात थी उनकी। भाई आप ऐसे जगह लड़ने के लिए जा रहे हो
जहां का राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आप इतने दिन हो गए तो आपको वापस अपने घर की भी याद आ रही है, मरमुरा जाओगे तो वापस घर ही कैसे पहुंचोगे। तो बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बाबर ने एक भाषण दिया। और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है? उनका लगता नहीं है, लगना अलग चीज होती है। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि बाबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है? उनका हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत सोचते हो, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। ये मजहब की लड़ाई है। अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेके उस छोर तक, मैदानों में, पहाड़ों में, पठारों में, मरुस्थल में इस्लाम का झंडा फहराना, इसलिए कल मैं जिहाद करूंगा। क्या करूंगा? जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती उनको क्या बोला करते? मैं जिहाद करूंगा। और यदि तुम मेरे साथ आओगे तो ठीक है, यदि तुम साथ ना भी आओगे तो मैं अकेला लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? वे योद्धा जो धर्म की लड़ाइयां करते उनको क्या बोला करते थे? गज। और मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं जन्नत जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? तुम लड़ना चाहते हो तो देख लो। अब तो धर्म की, मजहब की, अल्लाह की, इस्लाम की बातें की सैनिकों में थोड़ा थोड़ा जोश है। पर एक आधे कोई फौजी साहब इंटेलिजेंट थे, फौजा बड़े उनका रुक रुक बाबर, एक सवाल का जवाब। हाँ। उनका तेरे मुंह से मजहब, इस्लाम, अल्लाह, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती। तो कैसे? क्या कुरान शरीफ ये भी कहती है कि शराब पीना हराम है और दारूड़ी है, सुबह शाम पीता है तू। बाबर ढंग का दारूड़ी आदमी था। उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो जगह जगह लिखता है, आज सुबह सुबह मैं उठा, शरीर टूट रहा था, फिर दो एक पेक लिए तब जाके तंदुरुस्ती आई। दोपहर में तो मैं नहीं पीना चाहता था, पर रिश्तेदार आ गए थे, अब रिश्तेदारों को सूखा खाना तो कैसे खिलाया जाए, उनके चक्कर में दो पेक लिए। शाम को तो मौसम ही ठंडा हो गया था, पूरे दिन पिया हुआ रहता था। और बाबर जब भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास था। ऐसा भाषण आदमी पी के दे सकता है? दारूबाज आदमी। इस्लाम में यह भी है कि शराब नहीं पीनी चाहिए मुसलमान को, और तू शराब पीता है। और बाबर को लगा मामला गंभीर है, बाबर ने गिलास फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। उस सैनिकों ने कहा सर पेटी पड़ी है अंदर अपना। बाबर ने कहा फेंक दो ये भी। तो बाबर इस युद्ध से पहले क्या नहीं पीने की सौगंध खाता है? एक पोछा बोर खड़े। उनका सर एक प्लीज प्लीज एक सवाल और बताओ। इस्लाम यह भी कहता है कि मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। और बाबर मुस्लिम व्यापारियों से कर लिया करता था, तमगा। कौन सा कर लिया करता? और कहा यार बाबर तुम मुस्लिम व्यापारियों से तमगा लेते हो। बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा। बाबर इस युद्ध को क्या घोषित कर देता है? ये धर्म की लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज के बाद मैं शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के बाद मुस्लिम व्यापारियों से क्या नहीं लूंगा। अब थोड़ा जोश है, पूछा उसने हाउस द जोश, सबने कहा हाई सर। लिखो, लाइन चेंज कर लिखना ना, कारण हो गए। देखो, युद्ध से पहले बिफोर बैटल, युद्ध से पहले बिफोर बैटल बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। लाइन चेंज कर लिखो। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही एबोलिश्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही एबोलिश्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही एबोलिश्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। He took oath not to take liquor. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। He took oath not to take liquor. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। He took oath not to take liquor. ये तो बाबर की तैयारियां। सांगा इधर क्या कर रहा है? सांगा को भी पता था अगर इस बार मामला बड़ा है, दिल्ली आगरा पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, तो सेना बड़ी होनी चाहिए। तो उसने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे और कहा साथ देने के लिए कौन से युद्ध के अंदर आ जाओ, खानवा। देखो, सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा wrote letters to almost all kings of राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा wrote letters to almost all kings of राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा wrote letters to almost all kings of राजस्थान। राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे।
तथा खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया एंड कॉल्ड देम टू हेल्प इन बैटल ऑफ खानवा, तथा खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया एंड कॉल्ड देम टू हेल्प इन बैटल ऑफ खानवा एंड कॉल्ड देम टू हेल्प इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुला। अब कौन कौन गए उसकी सहायता करने के लिए, मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने याद करेंगे। कई बार को सुमेलित करो, टाइम में पूछ लेते, याद हो जाएंगे, अभी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे ही याद हो जाएंगे अपने। क्योंकि आगे ये राजा बार बार बाकी रियासतें पढ़ेंगे ना, फिर बार बार ये राजा आएंगे। मेवाड़ पहले पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि आगे वाली हिस्ट्री फिर कम टाइम लेती है, क्योंकि बाकी सब नाम इसी के अंदर आ जाते हैं फिर। आप नीचे लिखना, मेरे लाइन में जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप एक साथ ही उतारना सर, ये नहीं जगह बचाने की कोशिश करो। उतार लो भाई। नाम ये बार बार आगे राजाओं के नाम आएंगे, हम वैसे ही याद कर लेंगे, पर एक बार लिखने जरूरी है कि कभी सुमेलित करे टाइप में आए तो अपना क्वेश्चन हो जाए। कौन सा? देवलिया, देवलिया। सांगा ने 200 गांव को जीत लिया तो युद्ध का कारण कैसा हुआ? युद्ध का कारण ऐसे हुआ कि सांगा ने 200 गांव जीत लिए, इससे बाबर को नाराज होगा, बाबर राजी होगा? बाबर को लड़ाई करनी चाहिए, डांस करना चाहिए? बस तो युद्ध ही करेगा, तो नाचेगा। बाबर इरफान पठान थोड़ी है। इरफान पठान नाचा ना इस बार राशिद खान का, उसने कहा मैं पठान हूँ, पठानों के साथ नाचूंगा मैं।
दोबारा बताओ, देखो आमेर से कौन गया लड़ने के लिए? पृथ्वीराज। कौन गया? पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन गया? अब सुनना, देखो उस समय मारवाड़ का राजा हुआ करता गंगा। मारवाड़ का राजा कौन था? इसके आगे लिख लो राजा गंगा, इसी के आगे लिखो आप राजा गंगा। मारवाड़ वाले में लिखो किंग गंगा। राजा कौन था? गंगा। तो बात को यूं समझना, मेवाड़ का राजा है सांगा, मारवाड़ का राजा है गंगा। सांगा ने गंगा का कि गंगा जी सहायता करने के लिए सेना भेजो। गंगा ने अपनी सेना अपने बेटे के नेतृत्व में भेजी। बेटे का नाम क्या था? दोनों बात याद रहे। कोई पूछे कि मारवाड़ की सेना किसके नेतृत्व में आई थी? मालदेव। कोई ये पूछ ले कि सांगा के टाइम में उधर राजा था कौन, तो कौन है आपका? कौन है? गंगा। कल्याणमल कहाँ की सेना लेके आया? बीकानेर। हालांकि ये भी बीकानेर का राजा नहीं, बीकानेर का राजा इसके पिताजी, और पिताजी का नाम है जेत सिंह। क्या नाम है? ये भी लिख लो, राजा जेत सिंह। राजा जेत सिंह। अब कोई पूछे बीकानेर के कौन से राजा ने खानवा युद्ध में सेना भेजी थी? जेत सिंह। वो सेना किसके नेतृत्व में गई थी? कल्याण। दो अलग अलग सवाल हो गए ना। मेड़ता से सेना लेके कौन गया? वीरमदेव। कौन गया था? वीरम। ईडर से कौन आया? मैंने बताया था बहारमल रायमल की लड़ाई में हालांकि सांगा किसके साथ था? रायमल। पर रायमल के मरने के बाद उसने राजा किसको बना दिया था? बहारमल। आगे बात। चंदेरी से कौन है? आना ही है, वो तो दोस्त ही उसका, वो तो आ ही जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के पहले अपने बोलते थे वागड़। क्या बोलते? तो वागड़ से कौन आया? प्रतापगढ़ को पहले बोलते देवलिया। प्रतापगढ़ का नाम क्या था पुराना? देवलिया। देवलिया से कौन आया? डूंगरपुर बांसवाड़ा से कौन? तो उदय सिंह। प्रतापगढ़ से कौन? बाघ सिंह। प्रतापगढ़ को क्या बोलते? देवलिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा को कंबाइंड रूप से क्या बोलते? वागड़। सलुम्बर वाले हमेशा हरावल में रहेंगे। सलुम्बर का सेनापति कौन है? रतन सिंह चुंडा। चुंडा को सलुम्बर दिया गया। चुंडा के जो वंशज हुए वो क्या कहलाए? चुंडावत। नाम क्या था उसका? ये कहां से आया? सलुम्बर। सादड़ी से आया। कौन आया? चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है सादड़ी, तो सादड़ी से भाग लेने के लिए कौन आया? झाला अज्जा। मेवात से कौन आया? अलवर वाले इलाके को अपने क्या बोलते थे? मेवात। तो मेवात से कौन है? हसन खान मेवात। अफगान साथ में थे। अफगानों का नेता कौन? महमूद लोधी। ऊपर लिखा है ना महमूद लोधी। इसका मतलब सांगा बाबर ये करा धर्म की लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, अपने मुसलमान है इसलिए अपने को सांगा खिलाफ लड़ना है। सांगा की तरफ से ऐसी कोई भी धर्म की लड़ाई, सांगा के साथ मुसलमान भी खड़े हैं। सांगा के साथ कौन सा मुसलमान खड़ा है? हसन खान मेवाती। अफगान खड़े हैं। अफगानों का नेता कौन है? महमूद लोधी। कौन है? वो ऊपर लिख लिया हमने, एक तो पहले लिख लिया। ये सारे लोग आए। अब भाई सेना लगा रखी है, इधर आपकी बाबर की सेना खड़ी है। बाबर के पास में थी तोपे। बाबर के पास में क्या थी? उत्तर भारत में पहली बार तोपों का, कैनन्स का इस्तेमाल यदि कोई राजा करता तो वो राजा कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। उसकी सेना कम थी पर उसके पास में तोपें थी। इधर सांगा की सेना खूब है भाई। सांगा की सेना उसकी तुलना में ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग राजा सब अपनी सेना लेके आए हुए। यूं खड़े हैं सारे राजा कि 7,000 आदमी लेके खड़ा है वागड़ का उदय सिंह। 4,000 आदमी लेके खड़ा है आपका मान लो आमेर का पृथ्वीराज। बीचों बीच अपने बंदों के साथ खड़ा है सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत। हरावल में रहेगा। यहाँ इधर बीच में खड़ा कर रखा है सांगा को। यहाँ पे खड़ा है मालदेव। यहाँ पे खड़ा है, एक और नाम लिखो, सिरोही का आखिराज देवड़ा। उस लिस्ट में एक नाम और, अखेराज देवड़ा सिरोही। सिरोही का कौन आया था? अखेराज देवड़ा। लिख लिया ना। तो यहाँ मान लो अखिराज देवड़ा, यहाँ कोई दूसरा उदय सिंह खड़ा या वाघ सिंह खड़ा, सब अलग 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 अपने अपनी सेना लेके खड़े। अब शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू हुई तो बाबर की तरफ से क्या चलने लगी? तोपे। क्या चलने लगी? अपने वालों ने तोपों का युद्ध ही नहीं देख रखा। पहली बार तोपें बाबर ही इधर लेके आया अपने राजस्थान की तरफ। बाबर ही उत्तर भारत में तोपें वो लेके आया था, इसलिए अपने लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसलिए आगे वाली जो सेना खड़ी थी, ये जो आगे आगे खड़ी है, ये सेना मरने लगी। अपने एक दिक्कत और हुआ करती थी। अपने जिसे वागड़ का उदय सिंह 7,000 आदमी लेके आया, तो उदय सिंह खुद भी लड़ेगा। ये नहीं कि उदय सिंह बैठ देर सैनिक लड़ ले। अपने सेनापति राजा खुद लड़ा करते थे। मुसलमानों में जो राजा या मुख्य सेनापति होते पीछे बैठ के देखते, वो बाकी तुम लड़ो तुम लड़ो, तुम ये करो तुम ये करो करा करते। अब वागड़ वाला उदय सिंह खुद लड़ रहा है। मान लो युद्ध शुरू हुए 10 मिनट हुए और 10 मिनट में वागड़ का उदय सिंह मर गया। गोली तो किसी की लग सकती है, उदय सिंह की लग गई। उसके साथ में मान लो 7,000 फौजी आए थे। कितने फौजी आए? अब वो 7,000 नहीं लड़ेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। वो कहेंगे भाई हम किसके साथ आए थे? उदय सिंह। उदय सिंह मर गया, आप क्यों लड़े? इसलिए वो 7,000 लड़ेंगे नहीं। अब सांगा ने देखा कि इधर तोपों के हमलों से उसके आगे की सेना मर रही है। आगे की सेना मर रही है तो सेनापति मर रहे हैं, और सेनापति मर रही है तो जो सेना बच गई वो आगे वाली क्या निकल रही है? बाहर।
दूसरी दिक्कत हुई, इनके पास में हाथी बहुत ज्यादा थे। क्या थे? हाथी लेके गए थे खूब सारे। अपने राजा महाराजा हाथियों पे बैठ के लड़ना, और उस समय टसन ही हुआ करता था कि भाई हाथी पे बैठ के लड़ेंगे, तो हाथी पर। हाथियों ने भी तोपें पहली बार देखी थी। भाई हाथियों के लिए भी तो ये अचंबा ही था। और वो भयंकर जब तोपों के घोड़े आए तो हाथी पागल हो गए, और पागल हाथी इधर उधर भागने लगे। हाथी के साथ समस्या कि जब भागेगा तो किसी को भी देखेगा नहीं, अपनी सेना को कुचलने लगे। अब उसकी सेना जो है वो कुचली जा रही है हाथियों की वजह से। उसकी जो सेना है वो तोपों की वजह से मर रही है, उसके सेनापति मर रहे हैं, उसकी सेना क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। तो सांगा ने, अब ये जो पास में बाकी लोग खड़े थे, इनको कहा तुम मेरे को सबसे आगे ले जा खड़ा करो, मेरे को यहां खड़ा कर दो ले जाकर। तो लोगों ने कहा साहब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान, पीछे रहो, सेफ रहोगे आगे जाके। सांगा ने कहा ना, मैं यदि सबसे आगे जाके लड़ूंगा तो पीछे सेना को दिखेगा कि सबसे आगे कौन लड़ रहा है, सांगा। इसे सेना में कॉन्फिडेंस आएगा। वरना सेना बहुत ज्यादा मोरल डाउन महसूस कर रही है, उनको लगता है यार हम तो हार ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, मैं आगे जाके लड़ूंगा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो सांगा सबसे आगे आगे चला गया। तब तक ये भी समझ गए कि इन तोपों के सामने नहीं जाना, तोपें भारी थी, मूव नहीं हो रही थी, इनके सामने नहीं जाना, बाकी इधर उधर लड़ेंगे तो अपने को ज्यादा नुकसान होगा नहीं। तो इन्होंने वापस युद्ध को बराबरी में लेके आ गए और वापस ढंग से युद्ध करना शुरू कर दिया। अब बाबर अपना एक पेंतरा और फेंकता है, बाबर दो नई चालें खेलता है। एक तो बाबर ने अपने एक हजार लोगों की तीरंदाजों की टुकड़ी थी, तीर चलाने वाले, उनको कहा तुम्हारा एक ही काम है, सारे के सारे तीर बाबर सांगा पे मारो। सांगा आगे आगे खड़ा है, हाथी पे इसलिए दिखाई भी दे रहा है, तो सारे के सारे तीर किस पे मारे जाए? सांगा। क्योंकि यदि एक भी तीर निशाने पे लग गया और सांगा मर गया तो पीछे 1 लाख की फौज वापस चली जाएगी, फिर इनमें कोई भी लड़ेगा नहीं। ये सोचेंगे राजा ही मर गया, राजा मर गया तो अब किसके पीछे लड़ेंगे। उन्होंने कहा साहब सांगा को तीर मारना इतना सरल भी नहीं है, सांगा की भी तो आगे सेना खड़ी है, वो रोक रही है। तो आपने 2000 को भेजो रे, 1999 में भी मर गए तो क्या है, एक आधा ही जब मार गया तो अपना फायदा है, अपना जो चाहिए वो अपने को मिल जाएगा। कहा ठीक है, और क्या किया जाए सेना को तितर बितर करने के लिए? बाबर उज्बेकिस्तान का था। कहां का था? उज्बेक। उज्बेकों के एक लड़ने का तरीका था, उसको बोलते तुलगुमा। क्या बोलते हैं? उसने कहा एक टुकड़ी को इधर से उतारा जाए, एक टुकड़ी को इधर से उतारा जाए। आमने सामने लड़ाई हो रही है, अब एक टुकड़ी इधर से भी है, एक टुकड़ी इधर, तीन तरफ से घेर के मारो। अपने वालों को ये लड़ाई तो समझ में नहीं आई। अपने लड़ाई ये थी कि आमने सामने लड़ाई है, तलवार से तलवार, भाले से भाला, लठ से लठ, घोड़े से घोड़ा, हाथी से हाथी, अपने ये लड़ाई थी। अब मैं सामने वाले से इधर लड़ रहा हूं, एक सैनिक इधर से उधर लड़ रहा है, इतने में एक सैनिक इधर आया, इसने भी आके मेरे पे वार किया, तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों आ गया। अपने लड़ाई तो थी नहीं, तो अपने वालों ने इधर तो ये कहा कि चिटिंग है चिटिंग, सामने से प्लीज इधर से आओ, तब तक वो मार मुर गए। इधर ये सेना आगे वाली जो पंक्तियां ये डहने लगी, ये डहने लगी, तो उन लोगों ने सांगा पे तीर मारे, सांगा पे तीर मारे तो सांगा को एक तीर लगा। सांगा हाथी, हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? होदा। उस होदे में गिर गया, पीछे मरा फिर भी नहीं वो, पर वो पीछे गिर गया। अब जब हाथी सबसे सबसे आगे यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, वो गिर रहा है, पीछे वालों को सबको दिखेगा ना, और पीछे वालों को जैसे दिखा कि सांगा गिर गया, उनको लगा सांगा मर गया, सेना लौट गई। इन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की। मेवाड़ में एक रिवाज था कि जब भी सेना लड़ने के लिए जाएगी तो सेनापति तो हमेशा कौन होगा? सलुम्बर का। और यदि राजा घायल हो गया या राजा किसी भी कारण से युद्ध से बाहर जाएगा तो सादड़ी का झाला लड़ेगा। कौन लड़ेगा? सादड़ी का। राजा वाला जो मुकुट है वो राजा वाला मुकुट धारण करके सादड़ी का झाला लगेगा, ताकि ये लगे कि राजा लड़ रहा है। तो इन्होंने हाथों हाथ सांगा को नीचे उतारा, झाला अज्जा को मुकुट पहना के हाथी पर बिठाया, लेकिन तब तक देर हो गई और सेना मिसकम्युनिकेट कर गई। सेना धीरे धीरे वापस हट गई, ये युद्ध हार गए। तो खानवा युद्ध में किसकी जीत हुई? लिखो, घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी, सांगा युद्ध भूमि से बाहर चला गया, या सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। झाला अज्जा कहां का है? चादड़ी। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला अज्जा लेड बैटल। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला अज्जा लेड बैटल। झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। लाइन चेंज करी, लिखो, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई।
बाबर वॉन दिस बैटल। और जो धर्म की लड़ाइयां लड़ते हैं उनको, धर्म की लड़ाइयां जीतते हैं उनको क्या बोलते हैं? गाजी। क्या बोलते हैं? इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल, तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। एंड ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ गाजी, तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। एंड ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। धर्म योद्धा, रिलीजियस वॉरियर जो हुआ करते उनको क्या बोला करते थे? गाजी। कौन सी उपाधि धारण की उसने? उसी दिन उसने शाम को खूब दारू पी। कहा साहब आपने छोड़ दी थी, उसने कहा ना, इट्स टाइम टू डिस्को। आज ढंग से पे, बाकी कल पढ़ेंगे।